नमस्कार। आज हम शासन जैसे एक बड़े और जरूरी विषय को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसका असर हम सब पर हर रोज पड़ता है। आखिर नियम होते ही क्यों हैं? अच्छा, इन तस्वीरों को देखिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं, है ना? एक तरफ बिना नियमों के पूरा केओस है, पूरी तरह से अराजकता, और दूसरी तरफ नियमों के साथ एक व्यवस्था है, सुरक्षा है। सीधी सी बात है, नियमों के बिना समाज ठीक से चल ही नहीं सकता। और जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि नियम तो हर जगह हैं, घर में, स्कूल में, सड़क पर। ये हमारे समाज के लिए एक ढांचा बनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रैफिक के नियम सबको सड़क पर सुरक्षित रखते हैं। तो सार ये है कि नियम एक स्थिर समाज की नींव होते हैं। ये व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं ताकि हम सब शांति से साथ रह सकें। तो अब इसी विचार को एक कदम आगे ले जाते हैं। साधारण नियमों से बढ़कर उस सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो पूरे देश को चलाता है। तो बड़े पैमाने पे नियम बनाने और उन्हें लागू करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसी को शासन या गवर्नेंस कहते हैं। मतलब ये वो प्रक्रिया है जिसमें फैसले लिए जाते हैं, समाज के लिए नियम बनते हैं और ये पक्का किया जाता है कि सब लोग उन नियमों को माने। अब सरकार, जो कि इस शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोगों का समूह है, वो अनगिनत जरूरी सार्वजनिक सेवाएं संभालती है। सोचिए, चिट्ठियां पहुंचाने से लेकर देश की सीमाओं की रक्षा करने तक, सड़कें बनाने से लेकर हमारी सेहत का ध्यान रखने तक, इसका असर हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर पड़ता है। अब इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए सरकार को आमतौर पर 3 अलग-अलग हिस्सों या अंगों में बांटा जाता है। चलिए देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। देखिए, इसे समझने के लिए एक आज के जमाने का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि साइबर क्राइम। मान लीजिए ये एक नई समस्या है, तो सबसे पहले विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो एक नया कानून बनाएगी। फिर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जिसमें पुलिस जैसी एजेंसियां आती हैं, वो उस कानून को लागू करेगी, जांच करेगी और अपराधी को गिरफ्तार करेगी। और आखिर में न्यायपालिका यानी जुडिशरी, मतलब हमारी अदालतें, वो मामले की सुनवाई करके सजा तय करेंगी। ये जो बंटवारा है, इसे कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स। और ये बहुत ही जरूरी सिद्धांत है, क्योंकि ये पक्का करता है कि सरकार का कोई एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। हर अंग दूसरे पर एक तरह से नजर रखता है, जिससे एक संतुलन बना रहता है। लेकिन शासन सिर्फ एक ही लेवल पर काम नहीं करता। अलग अलग तरह की समस्याओं से निपटने के लिए ये अलग अलग पैमानों पर काम करता है। भारत जैसे विशाल देश में सरकार के 3 मुख्य स्तर होते हैं: स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। स्थानीय सरकार एक गांव या शहर की देखभाल करती है, राज्य सरकार एक पूरे प्रांत की और राष्ट्रीय सरकार पूरे देश की। और ये बाढ़ वाला उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, अगर किसी एक छोटे से इलाके में बाढ़ आती है तो स्थानीय सरकार एक्शन लेती है। अगर बाढ़ बड़ी है और कई शहरों और गांवों को प्रभावित कर रही है तो राज्य सरकार जिम्मेदारी लेती है। और अगर ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी बाढ़ है तो राष्ट्रीय सरकार अपने बड़े संसाधन, जैसे कि सेना, को मदद के लिए भेजती है। मतलब जैसी समस्या वैसा समाधान का स्तर। तो अब तक हमने सरकार के क्या और कैसे को समझा, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, असली शक्ति किसके हाथ में है? लोकतंत्र में, जिसका सीधा मतलब है लोगों का शासन, असली और अंतिम शक्ति नागरिकों के पास ही होती है। ये शब्द ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस यानी लोग और क्रेटोस यानी शासन। लेकिन सोचने वाली बात है, लाखों करोड़ों लोग एक साथ शासन कैसे कर सकते हैं? ये प्रैक्टिकल है क्या? जरा सोचिए, अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो क्या पूरी की पूरी क्लास प्रिंसिपल के ऑफिस चली जाती है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि उस ग्रुप की तरफ से बात करने के लिए एक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। ये वही सिस्टम है जिसे हम सब स्कूल के दिनों से समझते हैं, जैसे क्लास का मॉनिटर चुनना। अब इसी कॉन्सेप्ट को राष्ट्रीय स्तर पर देखिए। 2024 में भारत में लगभग 97 करोड़ लोग वोट देने के काबिल थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब इतने सारे लोगों के साथ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि देश को चलाने के लिए प्रतिनिधियों की जरूरत क्यों है। और वोटिंग का ये जो सिंपल सा काम है, चाहे वो पिकनिक की जगह तय करने के लिए हो या देश का नेता चुनने के लिए, यही लोकतंत्र की बुनियाद है। लोग विकल्पों पर चर्चा करते हैं, अपनी पसंद बताते हैं और जिसके पक्ष में ज्यादातर लोग होते हैं उसका फैसला मान लिया जाता है।
ये अपने आप में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक छोटा सा लेकिन बेहतरीन उदाहरण है। ये जो मिलकर फैसला लेने की बात है, ये हमें हमारी सामूहिक शक्ति की याद दिलाती है। ये एक बहुत बड़ी और प्रेरणा देने वाली सोच से जुड़ती है। जैसा कि डॉक्टर कलाम ने कहा था, जब हम सब मिलकर बड़े सपने देखते हैं और उनके लिए काम करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड भी हमारा दोस्त बन जाता है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था में हम में से हर एक की भूमिका क्या है?